नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। हमारी आर्मी जीडी, दिल्ली पुलिस और एक दिवसीय एग्जाम के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही थी, तो इसका दूसरा भाग लेकर के हम आए हैं और इसमें बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, धारा 370 जम्मू कश्मीर से कब हटाई गई थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 6 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या 5 अगस्त 2019। तो इसका सही ऑप्शन है 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। अब धारा 370 क्या थी? इसके लिए संविधान के 21वें भाग में कहा गया है कि अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। 370 के तहत क्या था? जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान था। भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी इसका एक अपना अलग संविधान चल रहा था। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति वहां पर जाकर के निवास नहीं कर सकते थे, आदि बहुत सारी बातें हैं धारा 370 के उसमें। तो अभी हम केवल इतना जानते हैं कि धारा 370 कब हटाई गई, तो ये 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना प्रारंभ की? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 जून 2020, 5 जून 2020, 1 जून 2019, 10 जून 2020। तो इसका सही आंसर है 1 जून 2020 को। तो 1 जून 2020 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई गई है। इसमें क्या है, कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त कर सकता है और प्रायोगिक तौर पर ये जो योजना है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से शुरू की जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर है भारत के दक्षिणतम छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? यह है ग्रेट निकोबार में। अब जब बात आ ही गई है कि दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो अन्य बिंदुओं को भी जान लेते हैं। जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है इसको कहा जाता है किबिथु। और किबिथु कहाँ पर है? तो इसकी स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला जो देखते हैं पश्चिमी छोर, तो पश्चिमी छोर को कहा जाता है गोहर माता, या इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है सर क्रीक। जो भी ऑप्शन में आ जाए आप उसे देख लीजिए। और कहाँ पर है? तो इसकी स्थिति है गुजरात में। अब सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर है इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर में। तो ये भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी चारों छोर की हमने यहाँ पर बात कर ली है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी। अब नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, तो पहली जनगणना की बात करते हैं। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी यह 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और किसके टाइम पर हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित की बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, और हर प्रकार की परीक्षा में ये क्वेश्चन लगभग दिखाई देता है, तो यह है 1921। जब महाविभाजक की बात कर रहे हैं तो यदि यहाँ पर पूछा जाएगा कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 1951। यदि यहीं पर पूछा जाता है कि जाति आधारित जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, तो जाति आधारित जो जनगणना हुई थी ये हुई थी 1931 में। और एक क्वेश्चन यहाँ पर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष
11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इतने क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं, तो इनको आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं मैसूर, मसूरी, पुणे, देहरादून। तो इसका सही आंसर है इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे देशों से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मौलिक अधिकार हमने ले लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया हमें रूस दिया, तो रूस से हमने क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य। अगले ऑप्शन की तरफ नजर डालें तो फिर आता है जर्मनी। जर्मनी का है वीमर संविधान और पूछा जाता है कि जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया है? तो इससे क्या लिया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन। तो ये लिया है हमने जर्मनी से, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन। इसके बाद बचता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने समवर्ती सूची। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं कि किस देश के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? और ऑप्शन दिए गए हैं स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, अल्बामा नहर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वेज नहर। भारत का यूरोप के साथ व्यापार जो होता है वह स्वेज नहर के माध्यम से होता है। और स्वेज नहर की निर्माण किसने किया था या कब किया था? तो इसका निर्माण 25 अप्रैल 1859 को हुआ था और फर्डिनेंड ने इसका निर्माण किया था। इसके बाद 1869 में यह व्यापार के लिए खोल दी गई थी। यह है स्वेज नहर के बारे में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1526, 1535, 1576, 1581। जो इसका सही आंसर है 1576 में। तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो मानसिंह ने किया था। अब यहाँ पर किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, यह देखा जाए तो वैसे तो कहा जाता कि अकबर की इसमें जीत हुई थी, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ना तो अकबर पूर्ण रूप से जीत सका, ना राणा प्रताप पूर्ण रूप से हार पाए। क्यों? क्योंकि अकबर जीत तो गया था लेकिन वह मेवाड़ को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया। इसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं कैरोटीन, कैप्सेसिन, टैनिन या कैसीन। तो बात कर रहे हैं आंवले की, तो आंवले में कसैलापन और ये होता है टैनिन के कारण। अब बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है कैरोटीन। पूछ लिया जाता है कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन होता है गाजर में। फिर है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन जो है ये मिर्च में या शिमला मिर्च में पाया जाता है। इसके बाद आता है कैसीन। कैसीन दूध में पाया जाता है, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो दूध की प्रोटीन को कहते हैं कैसीन। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे का रंग सूचक होता है। ऑप्शन देखिए, उसके ताप का, उसके घनत्व का, उसके द्रव्यमान का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तारे का जो रंग होता है वह उसके ताप का सूचक होता है। हम लोग जब तारों को देखते हैं तो हमें सारे तारे एक से दिखाई देते हैं,
या कहें तो सारे तारे ही चमकीले होते हैं। अब यहाँ पर कह रखा उसका रंग, तो नॉर्मली हम देखेंगे तो हमें तारे चमकीले ही दिखाई देंगे, लेकिन दूरबीन से जब देखेंगे तो हर तारे का हमें अलग रंग दिखाई देगा। अब उसके ताप का कैसे सूचक है, यदि तारा नीला रंग का दिखाई दे रहा है तो नीला रंग सूचित करता है कि तारा जो है वह बहुत अधिक गर्म है, या कहिए सबसे ज़्यादा गर्म है। इसके बाद आता है पीला रंग, तो पीला रंग इंडिकेट करता है कि तारा कम गर्म है। इसके बाद आ जाते हैं लाल रंग में। अगर तारे का रंग लाल दिखाई देता है तो लाल का अर्थ है कि तारा सबसे कम गर्म है। तो यहाँ पर क्या है, तारे का जो रंग है वह तारे के तापमान को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 1962, 1964, 1970, 1975। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और 17 वर्ष के बाद 11 फरवरी 1992 को यह पृथ्वी की कक्षा में वापस आ गया था, और वायुमंडल के संपर्क में आते ही यह क्या है, नष्ट हो गया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मुंबई इसका सही आंसर है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके अलावा क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर चले गए हैं तो तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं। और वायुमंडल की परतों की अगर बात करें तो सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है इसको। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेट वायुयान की जो उन्नत दशाएं होती हैं उड़ाने की, वह किस मंडल में पाई जाती हैं? तो ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं। अगला आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में अंतरिक्ष से आने वाले जो भी उल्कापिंड होते हैं वो मध्यमंडल में आकर के जल जाते हैं। यह भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर सुकर्णी, खान अब्दुल गफ्फार खां और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वे थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इनका अन्य नाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन है ग्रैमी पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या भारत रत्न। तो यहाँ पर संगीत के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। और पहला ग्रैमी पुरस्कार जो है 4 मई 1959 को दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी, आकाश, अग्नि या नाग। तो भारत का जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र है यह है नाग और 2001 में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसे क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ। तो ये पूछा जाता है कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर भी होगा नाग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च,
1 मार्च से 31 मई, 1 मार्च से 30 अप्रैल। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष चलता है। अब यदि पूछे जाते हैं कि आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर कौन हैं, तो वर्तमान समय में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1867, 1835, 1901 या 1979। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1867 में, और ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं बाल दिवस, हिंदी दिवस, शहीद दिवस, अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के भी रूप में, और 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था गांधी जी का, और गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, तो इसीलिए इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है बाल दिवस। तो बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर जो ऑप्शन दिया गया है वह है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है शहीद दिवस। शहीद दिवस देखिए यहाँ पर 2 तिथियाँ इसके लिए आती हैं शहीद दिवस। तो एक तिथि आती है 30 जनवरी, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा, तो इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो इसलिए वह देश के लिए शहीद हुए थे, तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं युथांट, त्रिगवेली, बान की मून, डॉक्टर सुकर्णी। तो इसका सही जो आंसर है वह है त्रिगवेली। यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली, यह घाना से थे। और अगर वर्तमान के महासचिव पूछा जाएगा कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन हैं, तो वर्तमान महासचिव की अगर बात करें ये हैं एंटोनियो गुतेरस, और यह पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल। यूएनओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 50 देशों ने इसकी स्थापना की थी। पहले 51 थे, बाद में एक देश हट गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देश पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में 193 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। तो यहीं पर इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं।